हाँ जी। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर आपका जो आपने क्लास 9th के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। उस चैप्टर में कुछ हमने थ्योरीज थी जो कि डिटेल में नहीं थी। अभी भी पिछले से पिछले साल तक ये सब थ्योरीज आपकी डिटेल में आती थी, बट अब ये सिलेबस से हट चुकी हैं, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जस्ट ऊपर ऊपर से मोटा मोटा इनके बारे में बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे क्या था। सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी 1897 में। जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब ली थी, ठीक है, सील ट्यूब थी, जिसके अंदर उन्होंने कैथोड और एनोड और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा। यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप रखा। जब उस ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को करंट को पास करा गया, तो उन्होंने जो है काफी लो प्रेशर के ऊपर उन्होंने जब वोल्टेज था अराउंड 10,000 के ऊपर ज्यादा वोल्ट रखा, तब उन्हें कुछ इनविजिबल रेज मिली। और उस रेज को कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे गए उस पर, उस रेज की प्रॉपर्टीज को पहचाना गया और उन रेज का नाम दिया गया कैथोड रेज। और इन्हीं कैथोड रेज से हमें नेगाट्रॉन नाम दिया गया थॉमसन ने। नेगाट्रॉन आजकल का जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम पहले नेगाट्रॉन पढ़ा गया था, देन वो थॉमसन ने दिया था। ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ ई बाई एम फॉर द इलेक्ट्रॉन, ई बाई एम बाई चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की दी थी। तो वैल्यू ऑफ चार्ज बाई मास रेशियो इज -1.75 इंटू 10 पावर 8 कोलम पर ग्राम। ये वैल्यू नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है आप लोगों के लिए। तो ये ई बाई एम वैल्यू, दैट इज चार्ज बाई मास इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया था। देन इसके बाद में मिलीमेंस का एक ऑयल एक्सपेरिमेंट है। इसमें भी ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। आजकल ये पेपर में नहीं पूछा जाता। इसमें था कि यहाँ से एक स्प्रे गन थी, एक छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स को डाला गया था। उनकी स्पीड बहुत ही कम थी। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है दो प्लेट्स, चार्जेबल प्लेट्स को क्रिएट करा, जिसके अंदर से एक्सरे पास करी, और एक्सरे पास करके देन टेलीस्कोप करके उन्होंने टेलीस्कोप से जो है इन ऑयल ड्रॉप की स्पीड को ऑब्जर्व किया। And by measuring the speed and knowing the things like strength of the magnetic field and the density of the oil, radius of the oil, Millikan was able to calculate the magnitude of charge on the oil drop. बेसिकली ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उस चीज को बारे में पता करने में लगाया। He found that the smallest charge found on the electron is approx 1.59 to 10 power minus 19 coulomb, जो कि बाद में थोड़ी सी वैल्यू उसकी चेंज हुई, वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कोलम। याद है लास्ट ईयर हमने फिजिक्स के अंदर Q इज इक्वल टू एन इंटू ई पढ़ा था। वो एन इंटू ई में जो ई था, वो यही चीज थी। वो ई था, ई का मतलब था चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो ये वाला था। ठीक है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। इसे भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसके अंदर जो काम की बात है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वो याद करना है। देन उसके बाद में पॉजिटिव रे यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। सेम एक्सपेरिमेंट जैसे थॉमसन ने किया था, सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था। थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करके यहाँ पे उन्होंने जिंक कोटिंग लगाई थी, सो दैट रेस के बारे में उनको जो है पता लग सके रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन से। इसके अंदर जो मेन चेंज था इस वाले में, यहाँ पे इन्होंने परफोरेटेड कैथोड थी। जो कैथोड था उस पे एक पूरी की पूरी प्लेट ना होके परफोरेटेड मतलब छेद छेद थे उसके अंदर, छोटे 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 बहुत छोटे छोटे छन्नी वाली परफोरेट मतलब छन्नी नुमा आपकी जो है एक प्लेट लगाई गई थी। बस ये एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से इन्हें प्रोटॉन के बारे में पता लगा। देन उसके बाद में आपको प्रोटॉन के बारे में पता लग गया, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग गया। उसके बाद कहीं जाके थॉमसन अंकल ने 1904 के अंदर एक मॉडल दिया एटम का। उसे सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल में क्या था, उन्होंने बोला कि भाई एक पूरा का पूरा स्फीयर होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या था, और ये बहुत जल्दी ही इसको मना कर दिया गया, भाई ये मॉडल बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसका मेन ड्रॉबैक क्या था, इसका मेन ड्रॉबैक था कि इट वाज नॉट एबल टू टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि एटम कितना स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में नहीं बता पाया। ना ये कभी उसके चार्ज के बारे में बता रहा था कि भाई कैसे चार्ज इस पे कम है, कितने नंबर है, क्या चीज है, वो सब कुछ भी इसके बारे में बता नहीं था। द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम। और एक मेन बात ये थी कि इसका जो मास था वो इवनली स्प्रेड बताया गया, बट ऐसा एटम के अंदर होता नहीं है। एटम का मास हम लोगों ने पढ़ा है, आगे जब डिस्कवरी होती गई उस टाइम पे ही ऐसा पता लगा था उन्हें। आगे जब डिस्कवरी हुई तो हमें पता लगा जितना भी एटम का मास है वो सारा का सारा सेंटर्ड में
फोकस होता है। ये एक स्टैटिक मॉडल था। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक शेल से दूसरी शेल जाते हैं, वो सब चीजें कुछ नहीं बताई थी। इसने बस एक बता दिया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरती है, बस। तो ये बहुत जल्दी खराब हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट ने काफी हद तक चीजों के बारे में बताया। उसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि हमारे पास में जो है कुछ मास जो होता है वो सारा का सारा एटम का काफी सेंटर में स्थित होता है। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल कहाँ प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, और वो भी बहुत छोटा होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे कुछ कुछ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सब चीजों के बारे में इसने बताया। बट इसमें भी कुछ चीजें थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम अभी तक सवाल था एक, कि एटम की स्टेबिलिटी है या नहीं, एटम कैसे स्टेबल होता है, उसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क था। तो वो चीजें कोई नहीं बता पाया था। इसके बीच में 2-3 साइंटिस्ट और हुए थे, बट जिनके जो वर्क था वो इतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, तो इसलिए उनको बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं। देन इसके बाद में बोहर अंकल आए थे। बोहर अंकल ने भी जो है सबसे बढ़िया मॉडल आपको दिया। बोर मॉडल आपने क्लास 9th में जो 2 या 3 लाइनें पढ़ी हैं, वो आपका एक तरीके से कह सकते हो दैट वाज द समरी ऑफ द एक्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय द बोर। अब हम इसमें सबसे पहले बोर ने क्या मॉडल दिया उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए। बोर ने दिया था एटम्स हैव अ न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब बोर ने क्या बोला, कि बोर ने बोला एटम जो है आपका वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को बोल दिया हमने न्यूक्लियस और दूसरे पार्ट को बोल दिया मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट बोल सकते हो या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल दिया। न्यूक्लियस उसने बोला कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इससे होता है पॉजिटिव चार्ज। और इसके आसपास कुछ एनर्जी शेल्स होती हैं और ये जो एनर्जी शेल्स हैं आपकी, यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये प्रपोज करा था बोर ने। और बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट 1837 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना कम है। तो सारा का सारा एटम का मास कंफाइंड होता है हमारा कहाँ पे, सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज ऑन द न्यूक्लियस। So atoms has a nucleus where all the protons and neutrons are present. The size of the nucleus is very, very small and it is present at the center of the atom. Or you can say that atom possess nucleus and extranuclear part. And the size of the nucleus is very, very small as compared to the whole atom. Whole atoms के मुकाबले जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट इन्होंने बोर ने ये बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया बोर ने, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सम वेज एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब इन्होंने बताया कि जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, इन सिमिलर मैनर नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन से दे आल्सो मूव अराउंड द न्यूक्लियस एंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। और ये एक सर्कुलर पाथ है। And the attraction, that is Coulombic force, electrostatic forces between the nucleus and electron is equal to centrifugal force on electron. अब इस बात का क्या मतलब है, that the Coulombic force और electrostatic force, क्लास 10th में एक Coulomb's law आपने पढ़ा होगा, F is equal to Q1 upon Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are termed as the charge on body A and body B, and R square is the distance between the two bodies. सपोज कर मेरे पास ये दो बॉडी है ए एंड बी, इसके पास है चार्ज Q1, इसके पास है चार्ज Q2, ये सेंटर से लेकर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया R। तो इनका जो फोर्स है वो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है ये। तो इसे हम कोलम्बिक फोर्स भी कह देते हैं और इसे हम अट्रैक्टिव फोर्स भी कह देते हैं। ऐसा भानु बोर ने बोला था। इलेक्ट्रिकल होता है या नहीं, अभी बोर ने जो बोला हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बोर ने बोला कि सर्कुलर पाथ में होते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल वगैरह सब भूल जाओ, ये बाद में और डिस्कवरीज आते आते डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना प्रपोजल रखा। अभी हम वो बात कर रहे हैं जो बोर ने बताई।
ठीक है। तो उसने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव इसके चारों तरफ कैसे घूम रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो यहाँ लग रहा है, और जो फोर्स इसका यहाँ पे लग रहा है दैट इज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों इक्वल है, तभी ये एक सर्कुलर पाथ में घूमता जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी पत्थर पे, एक पत्थर पे जो है धागा बांध के अपने हाथ से घुमाना शुरू कर दो, या अपना आई कार्ड लेके अपने हाथ से घुमाना शुरू कर दो उसको, तो क्या हुआ, रस्सी का जो फोर्स है वो उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देगा। ये बात क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? चलिए, अब तीसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Electrons can revolve only in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। अब इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है कि मर्जी नहीं कि भाई जिसका मन कर इलेक्ट्रॉन का वो कहीं भी घूमे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर, ये जो इसने जो पाथ बनाए थे, सर्कुलर पाथ बनाया, उसको इन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। कई नाम है देखो उसके नाम, पहला नाम पड़ता है ऑर्बिट, ठीक है। इसको शेल भी बोल दिया, इसको स्टेशनरी शेल भी बोल देते हैं, और इसकी एनर्जी फिक्स होती है, दैट्स वाई इसको स्टेशनरी शेल बोल दिया या एनर्जी शेल बोल दिया, ठीक है। अब किसी एक एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। एटम कैन पोजेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड ओनली दोज ऑर्बिट परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में होगा जहां पे एंगुलर मोमेंट दैट इज mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, और h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। h का मतलब है हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब ये जो इसने nh अपॉन 2 पाई वाली बात बताई, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये इसने कुछ कैलकुलेशंस करी, उसके बाद इसने इन चीजों को बताया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, वो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज बोर पोस्टुलेट्स ऑफ, व्हाट इज बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, दैट एटम पोजेस इनफाइनाइट नंबर, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, that orbits are permitted, that electrons are permitted on those orbit which have angular momentum equal to nh upon 2 pi। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया थर्ड। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट कहता है द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, जो मैंने अभी बताया था स्टेशनरी ऑर्बिट। Why they are known as stationary orbit? Because in these orbits the energy of electron is always constant। हर एक शेल की अपनी एक एनर्जी होगी। सपोज करो ये आपका फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हर एक शेल की अपनी अलग 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 एनर्जी होगी। बीइंग दिस वन इज द लोएस्ट वन एंड दिस वन विल बी द हाईएस्ट वन। अगर ये इनफाइनाइट में है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती रहेगी। अभी कैसे कैसे होगी एनर्जी, वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला भी इसने बताया था, वो एनर्जी के फॉर्मूला भी हम लोग अभी इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वाइवा में पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेशनरी ऑर्बिट एंड व्हाई दे आर नोन सो। व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट एंड व्हाई दे आर known so? Because the energy of because orbit energy of electron is always constant, because these orbits energy of electron is always constant। okay, now last point इसमें आता है आपके पास, लास्ट तो नहीं होगा ये और भी का पॉइंट है। each stationary orbit is associated with a definite amount of energy। हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट का अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, एंड देयरफॉर these orbits are also called as energy level। सो ऑर्बिट बोल दो आप इसको शेल बोल दो, आप इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दीजिए, आप इसको एनर्जी लेवल्स बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके इतने सारे नाम हैं। इनको एनर्जी लेवल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी अपनी एक एनर्जी होती है इन सबकी।
स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिक्स एनर्जी होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज कांस्टेंट एंड दे आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी एंड स्टार्ट होता है यहाँ पे KLMNO। अब मेन आता है कि फर्स्ट शेल का नाम हमने के क्यों रखा हुआ है, इसका ABCD क्यों नहीं रखा? वो इसलिए रखा है के क्योंकि जो इनकी स्टडी करी गई थी, तो इनकी स्टडी करने के लिए एक्सरेज का यूज हुआ था और एक्सरे की एक टाइप होती है जिसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है के टाइप एक्सरेज। तो इसलिए उन्होंने के टाइप की एक्सरे से फर्स्ट शेल के बारे में पता लगा, तो इसलिए उसने इसका नाम KLMNO से शुरू कर दिया। ठीक है, और ये के का मतलब है जो कि इलेक्ट्रॉन के सबसे सॉरी आपका न्यूक्लियस के सबसे पास है और धीरे धीरे दूर जाता रहता है साफ तरफ। ये 5 के 5 पॉइंट्स क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर? एक सेकंड रुकना जरा। इसके बाद एक 6 पॉइंट रखो, व्हेन वी सप्लाई, इसको लिख लेना, ये है नहीं इसमें, व्हेन वी सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, द इलेक्ट्रॉन gains energy and get excited to higher energy level called as excited state। अब इसका क्या मतलब है? सपोज करो ये एटम आया, ठीक है, ये एटम है, पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया इसका, फर्स्ट शेल, सेकंड एंड थर्ड, ये इलेक्ट्रॉन है, हमने बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड करी है। ठीक है, अब जैसे ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये इसको एनर्जी मिलेगी, अब ये फर्स्ट शेल को छोड़ के सेकंड में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी होगी तो सेकंड को छोड़ के थर्ड में चला जाएगा, थर्ड को छोड़ के फोर्थ में चला जाएगा, ऐसे ऐसे ही आगे आगे जाता रहेगा, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे मान लो आजकल बाहर धूप में आपकी बाइक खड़ी हुई हो, आप अगर जैसे ही गरम गरम बाइक पे बैठोगे तो एकदम आप उछल जाते हो बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वन एनर्जी टू अदर, फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल एज सुन एज इट गेट्स एनर्जी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो इस शेल से अब वापस आएगा, एक बार एनर्जी मिल गई, एक सडन सप्लाई ऑफ एनर्जी हुआ और वो खत्म हो गया। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस आना शुरू होता है, देन इट गिव्स सम रेडिएशन, और वो क्या होता है? रेडिएशन प्रोवाइड करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस दिस एनर्जी, इट गेट बैक टू normal state and gives radiation और इसी रेडिएशन की वजह से होता है स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रेडिएशन बाहर निकलती हैं और उनको हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह सकता हूँ लिथियम है, अब लिथियम को हम लोग अगर हीट करते हैं तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, आफ्टर सम टाइम जब लिथियम वापस इलेक्ट्रॉन जो है अपने नॉर्मल शेल के अंदर आ जाता है, आपका प्राइम स्टेशनरी उसके अंदर आ जाता है वापस, तो वो पिंक कलर को लूज करता है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर, जब भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब भी उन्हें हम हीट करते हैं, दे शो कलर्स, और वो जो कलर होते हैं दैट इज द कॉज ऑफ दिस थिंग। whenever you are supplied, that is caused by this, whenever you supply energy to electron, it jumps to the higher shell, and when it gets back to the normal state, it loses energy in the form of radiation of different different colors। is that clear? इसके अंदर क्वेश्चन आपके पास आता है, why
alkali metals, why alkali metals shows color on heating, why alkali metal shows color on heating। ठीक है, ये सब सारे के सारी चीजें हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा पूरा बोर मॉडल हो गया। अब आ जाओ इसके फटाफट 2 पॉइंट पढ़ते हैं यूजफुल के। यूजफुलनेस क्या थी और इसको ही क्यों एक्सेप्ट किया गया बाद में। सबसे पहली बात थी इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को इसने एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को बताया। एंड इट गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इट गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी orbit in case of hydrogen and hydrogen like species। अब ये हाइड्रोजन तो समझ में आ गया, और ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब है। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती है हमारे पास, जैसे कि He पॉजिटिव, जैसे आपके पास आ गया लिथियम +2, जैसे आपके पास आ गया बेरिलियम +3। दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो ये सिर्फ इन्हीं के लिए एप्लीकेबल था। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब इसने जो एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला आप ध्यान से लिखिए। E इज इक्वल टू -K 2π² me⁴ z² divided by n² h² किलो जूल पर मोल। ओके जी, ये पूरा का पूरा एनर्जी के लिए इसने फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बस मतलब इससे कभी कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सुन लो होता क्या 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 है। अब के का मतलब क्या है, कुलाम्स लॉ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, देन पाई तो आपको पता ही है क्या होता है, m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 9.11 × 10⁻31 kg। ओके, देन इसके बाद में आपके पास आता है ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.609 × 10⁻⁻19 कूलम। देन Z का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एटॉमिक नंबर। H का मतलब है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10⁻34 जूल नॉट पर सेकेंड, सॉरी, जूल सेकेंड। देन और क्या बच गया, n बच गया। n का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वो है। तो ये वाली चीज पूरी समझ में आ गई आपको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। हाँ भाई, ईशा, भानु, भूमिका, अक्षत, भूमिका नहीं है यहाँ पे, ईशा क्लियर है बेटा, अक्षत क्लियर हो गया ये वाला सारा यहाँ पे तक। यस सर। ठीक है जी। अब इतने बड़े फॉर्मूले को देखो याद करना तो बड़ा मुश्किल है, ये K, π, 2 इनकी सबकी वैल्यू याद करना। अब इसी चीज को शॉर्टकट करने के लिए
हमने क्या करा, ये जो कुलाम्स वुलाम्स है इन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई की वैल्यू आती है -1312 इंटू जेड स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, और इसी फॉर्मूले को इफ यू डिवाइड बाई Avogadro's number, that is Na, you will get E is equal to -21.8 into 10 power -19 Z square divided by N square, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर एटम। ये मोल था, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा जूल पर एटम। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, न्यूमेरिकल के लिए डिपेंड करता है आपको एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करने को बोलता है या आपको एनर्जी वो पर एटम कैलकुलेट करने को बोलता है। समझ में आ गई ये वाली बात? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। अब सपोज करो आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, शेल हो गया इसमें 1। सपोज करो आपने He+2 ले लिया, ठीक है। अब He+2 हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। लिथियम होगा तो Z की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। और बेरिलियम होगा तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक है जी। अब एक बात देखो जरा, कमाल की बात जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है नेगेटिव। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल आपके पास यहाँ पे आता है, वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब इसकी एनर्जी को नेगेटिव क्यों रखा गया है, वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज केप्ट एज नेगेटिव। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू -1312 डिवाइड बाई एन स्क्र जेड स्क्र किलो जूल पर मोल। ठीक है, सपोज करो मैं मानता हूं कि भाई इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी हमने जीरो कंसिडर कर ली। अब इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन जीरो है, उसकी एनर्जी कैसे कंसिडर, जीरो कैसे कंसिडर करेंगे? एन की वैल्यू मैं कर देता हूँ इन्फिनिटी 1312 इंटू जेड। मैंने अगर मान लो ये मैंने हाइड्रोजन के लिए लिया तो जेड 1 का स्केयर हो गया, और एन मैंने ले लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्केयर कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या वैल्यू होती है भाई उसकी, मैथमेटिक्स वाले हो तुम दोनों, बताओ। एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई बात ये? तो E की वैल्यू दैट इज एनर्जी एट एट इनफाइनाइट शेल और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विल बी कंसिडर जीरो। तो यानी एट इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। ठीक है, अब इनफाइनाइट पे जीरो है, इनफाइनाइट शेल, सपोज करो ये इनफाइनाइट शेल है, मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जीरो। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आएगा पहली शेल के पास, या आप कह सकते हो अगर वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, हाँ या ना? करेगा एनर्जी लूज, तभी तो वो उसके पास जाएगा, क्योंकि हायर शेल से लोअर शेल में जाना है, हायर शेल से इट नीड टू गो टू लोअर शेल, सो इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। अब जीरो से कोई चीज लूज होएगी तो वो किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी वो। क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है, अब होता क्या है, व्हेन नाउ एट आंसर इसका क्या लिखेंगे आप लोग, वाई एनर्जी, तो इसलिए जब वो नेगेटिव में चली जाती है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम लोग नेगेटिव मान के चलते हैं। अब इसमें देखिए लिखना क्या है, एट इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, इट मूव्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस, force of attraction increases and electron
release its energy. An electron release energy and hence it is negative. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अब एक बात बताओ, जब हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे जीरो थी, ठीक है, मान क्या लिया हमने, प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रॉन जीरो थी। अब इलेक्ट्रॉन जीरो जाएगा, लूज करेगा तो नेगेटिव हो गया। अब जब किसी के पास एनर्जी ही जीरो है तो उसके पास लूज करने को है क्या? क्या उसके पास कोई चीज है वो लूज करे? तो उसके पास एनर्जी कहां से आई? अब दूसरा क्वेश्चन आता है, एनर्जी एट infinity is zero, is zero, but electron how electron will lose energy. अब उसके पास वो कहां से आया? अब इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो मास है E is equal to mc square. Now this mass is converted to energy. इस केस में क्या होता है, some mass whenever from infinity से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, some mass of electron is converted to energy by E is equal to mc square. ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट आया? हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को बताइए जल्दी फटाफट। भानु और ईशा, कोई डाउट है बेटा? भानु तो बताइए नो, ईशा कोई डाउट बेटा? चलिए, अब आता है एक क्वेश्चन, लिख लो इस पे, और क्वेश्चन लिख लो या फिर स्टेटमेंट एक याद करने के लिख लीजिए इसके अंदर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज maximum at mass of electron is maximum at infinity, which is known as रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन्फिनिटी पे और उसे बोलते हैं रेस्ट मास। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी से, वो कुछ कुछ अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट करता जाएगा और उसका मास जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वो थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर? चलो जी, अब इसमें छोटी सी एक चीज करते हैं, एक स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला आता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं हम लोग लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, क्या बेटा? सर ये चैप्टर कितना बड़ा है? अरे बेटा आज तो फर्स्ट लेक्चर है, अभी से चैप्टर कितना बड़ा है? ये 6 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, 5 से 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर मैक्सिमम। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है आपके पास। ठीक है, इस स्टेट को बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट। अब हमने क्या करा, इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा दी, इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया इस शेल के अंदर, तो इसे बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया तो इस की जो स्टेट हो जाएगी उसे बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन क्या हो गई? हायर स्टेट of an electron. Okay, it is less stable, and always remember excited state is less stable. Always remember excited state is less stable. ठीक है,
क्या तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये यहां से एक्साइट हो गया, ये इसको बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट। यहां पे आता है तो इसे बोला जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। पर ये शेल कौन सा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 3। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम लोग कल न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इज इक्वल टू -21.8 इंटू वाला, उसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला करेंगे। बाकी आप लोग इसके नोट्स में भी आपको दे दूंगा, और इसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलो देन, सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट है तो किसी को पूछना है तो बताओ। अभी बात करते हैं बेटा भानु इसके बारे में अलग से, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।